जमहूरियत के अंदर जमहूर का नाम लेकर मलूकियत और आमरियत या बदमाशिया जैसे फैसले अगर हों तो उसको जुल्म, जबर या बदमाशिया नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? मतलब पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स ही हैं जो आवाम की आवाज़ बनते हैं, और अगर यक बायक बगैर किसी नोटिफिकेशन के चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि हुकूमत पर तनकीद क्यों हो रही है, तो ये फिर कौन सी जमहूरियत होगी? अगर पिछले ठीक नहीं थे तो ये कौन सा ठीक है सर? ये तो इशू ही नहीं है भाई, है ही नहीं। आप खंजीर का गोश्त डाल के कीमा निकालना चाह रहे हो मटन का, तो ये आपका कसूर है ना। सही सही, दुरुस्त। मशीन है, ये मशीन ही ऐसी है जो एक्सेप्ट ही सिर्फ खंजीर का गोश्त करती है। आप इधर से खंजीर की बोटियां डाल के उधर से कहते हैं कीमा निकला है मटन का या बीफ है या मिंस बीफ निकला है, तो उतनी होना। ये इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे बहुत बहुत बड़ी सीरीज ऑफ सर्जरीज की जरूरत है भाई मेरे। ये सारे का सारा ढांचा मुकम्मल तौर पे झूठ पे खड़ा है। मेरी दो कॉन्ट्रडिक्शंस का कोई जवाब दे दें। आपका दीन जो है, दीन कामिल कहते हैं हम उसको, वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और बिल्कुल है, बेशक। ये मगरबी मालियाती निज़ाम और मगरबी सियासी निज़ाम के होते हुए आपको कुछ शर्म नहीं आती इसको इस्लामी कहते हुए? आप इस्लाम को मस्त कर रहे हो, लेकिन हो रहा है। आप बिल्कुल आप पानी का घूंट ज़रूर पीजिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब हमारे यहाँ एहतजाजों की सियासत की रिवायत चल पड़ी है आज़म साहब, और ये आज से नहीं है, ये हम हर 4-6 महीने के बाद, मैं तो इसी तरह ही जवान हुआ हूँ और अब तो खैर ज़ाहिर है कि नेक्स्ट मनाजिल की तरफ, तो ये क्या है? मतलब ये हम जब से देखते आ रहे हैं यही है, हर 4-6 महीने के बाद लोग उठते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, अब समझौते भी हो रहे होते हैं, मुनाफकत भी हो रही होती है, माना भी नहीं जा रहा होता, रेट ऑफ द स्टेट की भी बात की जा रही होती है, मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं। मतलब ये समझ से बाहर है, ये फंडा मेरी तो समझ में नहीं आया। हसन साहब आप समझा दें, आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं हमारे। देखें भाई, गुजारिश देखें, गुजारिश ये है, एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ, 2 मिसरे सुन लें प्लीज़। और वो हमारे, मेरे, आपके, मेरे, मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, वो मेरे बहुत ही सीनियर, मैंने उनको ज़िंदगी में देखा भी नहीं हो, कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके। 2 मिसरे, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ठीक। दूसरा मिसरा, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। वाह वाह वाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बनाया हुआ पाकिस्तान अगवा हुए मुद्दतें हो गईं, इसके वजूद के खिलाफ थे वो लोग जिन्होंने टेक ओवर कर लिया। वो मेंटालिटी, कहाँ मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके बारे में उनके हरीफ कहते थे इनकरप्टेबल, अनपरचेसेबल। उनके हरीफ उनको दाद देते थे। क्या शख्सियत, लुचे लफंगे जे वही निहारियां शहरियां कद्दा पावे, ये क्या क्लास है ये? कहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कहाँ उनका ख्वाब? ये उनके ख्वाब की ताबीर है। तौबा करो, ये तो कब का अगवा हो चुका। मैं खबरें में लिखा करता था, एक तो इनको, इस मुल्क की अशराफिया को मैं बदमाशिया लिखा करता था अच्छे 28 साल पहले। खबरें की फाइलें जाए को देखे, जी जी, अगर कोई देखना चाहे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, मैं इम्तनान को, जो चीफ एडिटर हैं ज़िया शाह बेटे, मैं उनको कह दूँगा। अच्छा, वो, और दूसरी बात, ये जुगाड़ है, ये फ्रॉड है, बेफैज़ है, इसलिए लोगों को कभी इससे मिला कुछ नहीं है। और ये 14 अगस्त 14-15 की दरमियानी रात को आज़ादी मिली आपको, अगले दिन अगवा कर ली गई। अगले दिन, मैं सिंबॉलिक कह रहा हूँ, फौरी तौर पे वो आज़ादी आपकी अगवा हुई और उस मगविया की FIR भी आज तक किसी ने दर्ज नहीं कराई। मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। ये करारदाद मकासद क्या थी? ये
मुझे को समझा सकता है क्या थी? बताएं सर, बताएं। बेड़ा गर्क करके रख दिया। नहीं वो बहुत फिर लंबा खाता हो जाएगा, मार छोड़े, वैसे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको भी ऑफ एयर कर देंगे, मुझे तो परवाह नहीं है। हमें तो पता नहीं अभी चलता सर, प्रेजेंट पहले तो नोटिस नहीं आ जाते हैं, नोटिस के बगैर ऑफ एयर कर देते हैं। अब तो कहानी कुछ और है, अब तो कहानी कुछ और है। हमारा नेशनल कैरेक्टर है, हमारी जो सो कॉल्ड अशराफिया या बदमाशिया जो भी कह लें, और आवाम तक, वी आर कन्फ्यूज पीपल, हमें किसी चीज़ का कख नहीं पता। मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ, दीन के नाम पे जो अजीब बात है, आप अगर रियल दीन जो कुरान पाक में मौजूद है, सीरत पाक में है, वो बयान करोगे, अब इस्लाम कुफ्र लगने लगा है, कुफ्र इस्लाम लगने लगा है, अजीब व गरीब, आपकी कोई चीज़ ढंग की नहीं रह गई। मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊँ, इशफाक अहमद अल्लाह गरीब की रहमत करे, जब वो उनकी नमाज जनाजा पे जनवन आलम थे, उन्होंने पढ़ाई 2 मिनट में फारिग कर दी, तो कुछ मौलवी हज़रात जो आए थे अपनी हाज़िरी लगवाने के, जी इशफाक अहमद का हमने नमाज, तो बड़ा चिढ़ के सड़ के बोले कि जी आपने दुआ तो कराई नहीं। तो मेरा ख्याल गामदी साहब ही थे, उन्होंने कहा यार नमाज जनाजा तो होती दुआ है, तुम सौदा बेचने आ जाते हो, कान खाते रहते हो लोगों के। अच्छा, सो यहाँ तो कन्फ्यूजन हमारा कौमी निशान है। देखिए, रियासत एक मुस्तकिल चीज़ है, या ये अज़ूम किया जाता है कि मुस्तकिल चीज़ है, हुकूमत आने जाने वाली शय, रियासत इज़ अ परमानेंट रियलिटी। हुकूमत का क्या है, वहाँ जाए कल नहीं है, जिथे गई हैं बेड़ियाँ उत्थे गए मल्ला। रियासत तो टूट फूट भी जाए, देखे ना, हम बूथा उठा के यहाँ कह देते हैं सोवियत यूनियन टूट गया, टूटा नहीं, जो उन्होंने हराम खाया हुआ था, निगला हुआ था, वो उगल दिया उन्होंने। रूस तो पहले भी मोरलेस यही साइज था उसका। सो चलें, मान लिया टूट गया, लेकिन रूस मौजूद है, पाकिस्तान ही टूटा, रियासत मौजूद है, एक हिस्सा अलहदा हो भी गया तो मौजूद है। सो ये हुकूमत का क्या है, किधर गया भारी मैंडेट? पहले मिन्नतां तरले करके वो जद्दा दौड़ गया, हुण जान छुड़ा के चक्कर दे के झूठ बोल के वो इंग्लैंड बैठा है। किधर गई नून लीग, धक्के धुक्के खाते फिरने हैं। कल फिर कहीं पैर के नीचे बटेरा आ गया। फिर वो क्या मरियम ने कहा था जब ये केसेस वगैरह भुगत रहे थे, हुक्मरान खानदान, लुक एट दी मेंटालिटी, बादशाह सलामत। आप अंदाजा लगाओ। हाँ जी, बादशाह सलामत भी क्या, तौबा, हुक्मरान खानदान, वो तुम हो कौन? हंसा जाता है सोच के। यानी वो मियाँ शहबाज शरीफ, इस मामले में ग्रेसफुल आदमी, उनकी किताब है पता है, अज़्मो हिम्मत की दास्तान। मेरी किताबों में इधर ही है, हमारे फार्म हाउस पे जो किताबें हैं उनमें पढ़ी होगी। किताब सा है, पूरी किताब भी नहीं। वो भाई पाकिस्तान बना तो भट्टियों पे काम करने वाले, बर्फ खानों के मालिक, सेल्फ मेड लोग, मेहनती लोग। मैं तो बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, हमारे पास 50s में भी 2-2 गाड़ियाँ थी। मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ, जब मैंने घर बार छोड़ के आया तो मैंने मॉडल टाउन में रेडी लगाई थी। तो हुक्मरान खानदान क्या है, क्या हुक्मरान? कल तक आपके बर्फ खाने थे, कहाँ रहते थे, ये जो भी था अच्छा है। ये मेहनत की तजलील है। आप यू ट्राई टू एक्ट इन अ फनी वे, ये क्या है हुक्मरान खान? क्या हुक्मरान? ये सेल्फ मेड लोग हो तुम, दस्तकार लोग थे, मेहनत की है ज़बरदस्त। जब पहली बार मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात की कि मॉडल टाउन मेरे सारे दोस्त रेडी के ज़माने और ये और वो, मेरे अपने कुछ बहन भाइयों ने शिकायत की है, क्या किया? मैंने कहा क्यों, मेरा तो फ़ख्र है ये। When I left my home, I had differences with my father. और इख्तलाफ का मतलब अदम एहतराम नहीं होता। एहतराम और चीज़ है, इख्तलाफ और चीज़ है। तो मैंने अपने ये सिबलिंग्स को मैंने समझाया, मैंने कहा यार वो ये मेरा तो प्राइड है, मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने को वाइट कॉलर जॉब नो। तो मैंने तो ये बात इसलिए की है और हमेशा इसलिए करता हूं कि मेरी यंगर जनरेशन को समझ आया कि नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। लेकिन ये पोज करते हैं हम तो ये तो हम तो मत क्या, कुछ भी नहीं है।
तो ये आते जाते रहते हैं, ये हुकूमत है। कभी भागी जद्दा फिर रही है, कभी लंदन भागी फिर रही है, पूरा पूरा ख़ानदान भागा हुआ है। ये हुकूमत है, रियासत मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जिसके हसन निसार बारे साहब, में जो मर्जी कर लो, जिस तरह आपने फरमाया कि स्टेट जी। परमानेंट है और जिस तरह इस पूरी कायनात का वाहिद मुस्तकिल तब्दीली है, चेंज है, तो जो हुक्मरान हुकूमत में आते हैं उनको ये पता क्यों नहीं होता कि भाई ये साड़ी औकात 4-5 साल दी है। पाकिस्तान में तो 4-5 साल भी बड़ी मुश्किल से निकालती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक आध निकाल गई होगी तो निकाल गई होगी, बाकी तो सारी 2-2.5 साल ही, 18 महीने। तो इनको ये आइडिया क्यों नहीं है कि इनके गर्दनों में इतने बड़े बड़े सरिये आ जाते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इनके परखने के मयारात मुख्तलिफ हैं, ये एक पैमाने पे एक तुलावड़े में किसी को तोलते नहीं है, बयानात देते हुए सोचते नहीं है, और उसके बाद ये अपने आप को इंसान भी बेहतरीन कहलवाने का मलका रखते हैं। तो ये किस किस टाइप के लोग हैं जो हुक्मरानी में आते हैं? नहीं देखें, ये हज़रत अली से किसी ने कहा कि फ़लाँ आदमी दौलतमंद होने के बाद या मुक़्तदर होने के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं बात बिल्कुल 100% जी जी दुरुस्त कर रहा हूँ कि जी वो बदल गया है। हज़रत अली ने सरजनिश की और समझाया कि नहीं, माल या मनसब मिलने के बाद उसका नकाब उतर गया है। वाह वाह वाह। था ये गंदाई, ये बदला नहीं है, ये बेनकाब हो गया है। सो बेसिकली मैंने अभी आपको कहा ना, मेरे एक दो मुझे दुख हुआ, हालांकि उनमें से मुझे तो उन लोगों से बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी कि वो एरोगेंस वगैरह, तो मैंने कहा यार मैं एक तो मुझे कोई और गाली दे लो, एरोगेंट ना कहो, चूंकि एरोगेंट होता है जो बहुत ही बड़ा उल्लू का पट्टा हो, वो एरोगेंट होता है। चढ़ती उसको है जिसको, देखो इंसान की औकात, देखो फलसफा नहीं, हिंदू है जला देंगे जी, मुसलमान है, ईसाई है या और वो दबा देंगे। अच्छा, पारसी है, वो टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, उस पर परिंदों को खिला देंगे। वही मुझे अपनी कमर पे जो तिल है उसका नहीं पता, मुझे ब्लड ग्रुप अपना जानने के लिए एक लैब का सहारा चाहिए, मेरे दांत में दर्द हो मैं डेंटिस्ट चाहिए, कपड़े के लिए मुझे दर्जी चाहिए, या बना बनाया मैं ले आऊं, वो खाना मैं अपना बना नहीं सकता। हम हैं क्या? हम हशरातुल-अर्ज़ से भी गए गुजरे लोग हैं। हम बेसिकली इंसान जानवरों से भी बदतर है। क्यों? उसको अक्ल दे के इम्तिहान में डाल दिया गया, उसका हिसाब होना है शेर, चीते, भेड़िए, बाघ का, ये मुर्दार खोर गिद्ध का हिसाब नहीं होना। इनके लिए ना कोई जन्नत है ना दोज़ख है, हालांकि कैसी कैसी मकरूह चीज़ है। मखलूक बड़ी, समुद्री मखलूक देख लें, हवाई देख लें, जंगलों में क्या लगी फिर रही है। वो इंसान का तो कोई औकात नहीं है। सो इसके लिए जाहिल होना। एक बात मैं आपको बताऊं जी, यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, याद रखना, जिस आदमी में तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस है, जितनी है समझो उतना ही बदनसीब और जाहिल है। बाकी टू बी अ नो नॉनसेंस पर्सन इज डिफरेंट। आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, वो कोई भी हो, बड़े तो बड़ा फन है, मैं वो कहा वही मैं क्या बंगी मार, वो एरोगेंस नहीं है। मैं अपनी औकात से वाकिफ हूं। बिल्कुल दुरुस्त, मैं उदास हो जाने वाला आदमी हूं। बिल्कुल दुरुस्त। मैं रातों को सोने से पहले अपने वालिदैन से लेके अपने मरहूम दोस्तों तक के लिए दुआएं मांग के सोने वाला आदमी हूं। और मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपना खाना बना सकूं। मैं इस काबिल नहीं हूं बहसीयत इंसान कि मैं अपना तन ढांप सकूं। मुझे कोई मसला हो जाए मैं अपना इलाज कर सकूं। तो ऐसी एक हकीर सी चीज़ को अगर को उसके दिमाग में कोई कीड़ा है तो फिर वो कीड़े से भी गया गुजरा है खुद। वो फिर इंतहा दर्जे की जहालत है, वो एक ल्यूनेटिक है, एक पता नहीं क्या है। तो ये काबिल रहम है। हमारे परखने के मयारात ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। जब वो हमारी ज़ात से जुड़ी हुई चीज़ होती है तो हमारा परखने का पैमाना कुछ और होता है।
जब हम सामने वाले की ज़ात के ऊपर फिंगर पॉइंट करते हैं तो हमारा परखने का पैमाना कुछ और होता है। मैं हाल ही की एक चले इंडिविजुअल एग्जाम्पल को छोड़कर पॉलिटिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीम के ऊपर कोई एलिगेशन लगानी है सियासी शख्सियत पे, तो आप सीधा फिंगर पॉइंट करते हैं और उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बंदा तो पाकिस्तानियों में से है ही नहीं है। चलें जी, मान लिया, लेकिन आपके साथ आपकी जमात में इत्तेहादी वजारत के अंदर वही लोग बैठे होते हैं जिनके ऊपर सानिया 12 मई के इल्जामात हैं। 50-50 लाशें कराची जैसे शहर में गिराई गई हैं उन्हीं लोगों की तरफ से। वहां पर आपका पैमाना डिफरेंट हो जाता है, दूसरों के लिए पैमाना डिफरेंट हो जाता है। तो ये तो मतलब ये तो वो हैं जो हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के दाई लोग हैं, वो लोग हैं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो फिर इससे भी बढ़कर होता होगा। ये क्या मेयारात है हमारे? नहीं, कोई आपका देखें, ये नेशनल कैरेक्टर है। जो बच्चों के साथ, जो औरतों के साथ, जो कब्रों में औरतें महफूज नहीं, एक बंदे ने क्या गुर्बत जहालत क्या होगा कि अपने 6 माह की बच्ची उसने 25,000 में बेच दी। और मैंने लिखा, मैंने कहा इतने में तो बकरी का बच्चा नहीं बिकता, 25,000 में तो आजकल बकरी का बच्चा नहीं मिलता। सही। अच्छा, लोग जब लोगों की माँओं बहनों के बारे में इस तरह, तो वो क्यों भूल जाते हैं कि घर में पीछे कोई माँ है, कोई बहन है। तो आप जिस रवैये की बात कर रहे हो, दी एंटायर नेशन, कल का कॉलम मेरा आप ज़रूर पढ़ना, जिससे मैंने चंद चीज़ें पढ़ी हैं कि जी हमारा, देखो अच्छे लोग, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भी है, कॉलम में भी लिखा है कि भाई मगरब के साथ अपना मुआजना करो, कुफार और अगयार और फलां, कि ये सारी लानतें वहाँ भी होंगी लेकिन वहाँ ना होने के बराबर है। मिलावट का वहाँ तसव्वुर ही कोई नहीं। आप किसी को सन ऑफ अ बिच कह लो, वो आप इग्नोर कर देगा। आप उसको कहोगे तुम झूठे हो, वो मरने मारने पे तुल जाए। आपके यहाँ झूठ को इशू ही नहीं है, इशू ही नहीं है। ये नेशनल कैरेक्टर बन चुका है हमारा। हम गंदगी, गलाजत और बात सुने जी। मैं हुक्मरानों को पता नहीं, इनका अपना अपना लेवल होता है, हर एक का अपना अपना फैम होता है, अपने हर एक ने अपने साइज़ के मुताबिक सोचना होता है। मैं कब से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला इक़्तिसादियात का नहीं, बर्बाद हो चुकी अखलाकियात का है। और अब मैंने उसमें एक और जुमला ऐड करना शुरू कर दिया है कि तुम गौर करो, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात की बर्बादी के पीछे भी इसकी घटिया अखलाकियात है, वरना इनके जायदादें बाहर होती, इनकी इन्वेस्टमेंटें बाहर होती, इनके अकाउंट्स बाहर होते। और तुम्हें तो लोगों ने अपना मुख्तार बनाया है कि यार तुम चलाओ ये घर जिसका नाम पाकिस्तान है, तुम चलाओ, चलो तुम हमारे बड़े। तो तुम बगैर तो साहब मुल्क ही लूट के खा गए। किस चक्कर में अकाउंट बाहर जी? चलो मेरा को बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने के लिए तो मेक सेंस। जायदादें बाहर, औलादें बाहर, इसका मतलब है तुम जानते हो तुमने क्या किया है, और तुम जानते हो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है उसके आगे तुमने सवालिया निशान लगा दिए। तो ये जो बात आप कर रहे हैं वो तो ऊपर से लेके नीचे तक आम आदमी भी क्या है, ये कहते हैं शुगर माफिया, फलाना माफिया। और मैं कहता हूं कभी रेडी माफिया तो देखो, इनके तो बट्टे नहीं ठीक, ये तोलते ठीक नहीं। दुरुस्त। एक सड़क पे जाओ, गाड़ी देख के आपको कीमत बताएगा रेडी वाला। ये आपका तो गरीब आदमी भी, अल्लाह माफ करे। और मैं तो कहता हूं ये वाहिद मुल्क है जिसमें अशराफिया और अवाम में मुकाबला है कि किसने ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि करते रहते हैं, अवाम कहाँ कम है। बदउनवानी या करप्शन या इंटेलेक्चुअल करप्शन, मॉरल करप्शन, ये फॉर्म्स हैं करप्शन की, ये सारी जितनी भी हैं, ये कोई इस्तिलाहात नहीं है, ये कैफियत का नाम है जो बदरजा आतम मौजूद है पाकिस्तानियों के अंदर। नहीं, ये नहीं, हमारे यहाँ ये वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल है। सलातीन दिल्ली तंग आ गए थे इनके कम तोलने से। सुने, फिर एक सुल्तान था, बल्कि 2 सलातीनी, उसने अपने सरकारी दस्ते तरतीब दिए, वो चेक करते थे, सौदा खरीदता था सरकारी मुलाजिम। उसके बाद पीछे एक टीम खड़ी होती थी, वो जाती थी, वो तोलती थी, कम होता था, वो कहते थे उतना गोश्त उतार लो इसके जिस्म से। ये तारीख है, मैंने लिखी है। ये बदकिरदारी हिस्सा है, उसकी वजह है।
उसकी वजह बताऊंगा तो एक और क्या बता जाएगी। नहीं नहीं, आप बताएं, अब इतना भी ऐसे ऐसा भी इस्लाम कुछ नहीं कबूल- है, ऐसा भी कुछ नहीं है सर, बताएं। नहीं, मैं आपको बताऊं ना जी, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है। अपने कभी मुहावरे तो उठा के देखो, मुहावरे देखो आप, पंजाबी के, उर्दू के, पुराने, पूरी कहानी बयान हो जाएगी। अब 22-24 करोड़ यहाँ, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में, इतना ही को बांग्लादेश में, वो 75 करोड़। इनका अरब ओरिजिन है सबका, मुझे बताएं। नो सेंट्रल एशिया इनका ओरिजिन है, मुझे बताएं। नो नो, तुर्क है, अच्छा। अफगानिस्तान इनका ओरिजिन, वो नहीं, ठेकेदार है इस्लाम के। भाई बंदा पूछे, हजरत साहब आप हो कौन? कितने ब्राह्मण थे जिन्होंने कबूल किया? बाकी देखो, इनकी ठीक तरबियत नहीं हुई, कन्वर्ट हुए। गोरा आया तो क्रिश्चियनिटी आई यहाँ, जी क्यों? थोड़ा अपग्रेड होने, पैसिव वॉइसेस जो गाबा की किताब है, वो थोड़ा अपग्रेड होना चाहते हैं, जब हुक्मरानों के साथ वो ब्रैकेट होना चाहते हैं। और ये इस बुरी तरह यहाँ इन्होंने बगैर सोचे समझे, हालांकि कुरान पाक में हुक्म है, ओए ऐसे ना गिरना, सोच समझ के तफक्कुर तदब्बर के बाद कबूल करो। वो आए चुके अपग्रेड होना। फिर सलातीन दिल्ली में से कुछ ने पाबंदी लगा दी कबूल इस्लाम पे कि यार ये तो अगर सारे ही हो गए तो जजिया कहाँ से आएगा? ये तारीख है यार। मैंने अभी कहा ना, यहाँ इस्लाम की बात करो तो वो बाज़ औक़ात में इनको कुफ्र लगती है, कुफ्र की बात करो वो इनको इस्लाम लगता है। वो शब बरात पे ये फुलझड़ियाँ चलाना ये हमारा काम है, ये दिवाली है। बिल्कुल दुरुस्त, ये कैसी बात है? एब्सोल्युटली राइट। हुजूर ने मना फरमाया कि वहां नहीं तुमने सजदे देने जाके, और ये नहीं करना, वो नहीं करना। बाकी आप किताबों में लिखा है, पढ़ लें, मुझे तो बात करते हुए भी ना। आई अंडरस्टैंड, दुख होता है बहुत। आई अंडरस्टैंड। एक लफ्ज है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, मैं तो टी शर्ट्स लेता हूँ ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है इस्टेब्लिश्ड सिंस 1960, तो मैं तो उसको उस तरह से ले लेता हूँ। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की सहाफ़त का चमकता सितारा है, ज़िंदगी आपने गुजार दी इसमें। इस लफ्ज़ का मुझे मतलब तो बता दें, ये है क्या चीज़ जिसको पब्लिक समझ नहीं पाती? नहीं, सुने, आपके यहाँ हर लफ्ज़ अब्यूज़ होता है और मिस यूज़ होता है। मसलन टके दा बंदा नहीं हुंदा, ये लेजेंड है। तुम्हें लेजेंड का मतलब पता है? ट्रू। पाकिस्तान जैसे मुल्क में लेजेंड्स अब पैदा हो नहीं सकते, तुम्हें लफ्ज़ों का मतलब ही नहीं पता। मैंने एक बार ना, वसी शाह मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़ा प्यारा शायर है, तो मैंने कहा तुम अपने प्रोग्राम में भाई किसको कह रहे थे हार्ट थ्रॉब? वो बिज्जू सा था, वो कौन था? मैं नाम लेके बता रहा हूँ। बताएं बताएं। ओ भाई, को दिलीप कुमार हो, कोई घर के ऊपर हो, कोई क्लार्क गैबल हो, को मालन ब्रांडो हो, को पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, को मालन मैनरो हो, कोई मधोबाला हो, तो समझ माड़ी मोटी, वो भी ज़्यादा नहीं समझ आती है। ये मैंने कहा कौन था बिज्जू जिसको तुम कह रहे हार्ट थ्रॉब? कख भी नहीं, दबी ही जाते। हम तो इतने झूठे, हमारे तो लीडर इतने बेचारे घामड़ हैं। मिलियन मार्च, और तुम्हें मिलियन मार्च का पता भी है? मिलियन कहते 10 लाख को। सही। तुम किराए के टटू 50,000 इकट्ठे करके मिलियन मार्च। हम इसी तरह इस्तिलाहें जो है ना, बहुत हमारी सर क्विकली लेजेंड, क्विकली सर एस्टैब्लिशमेंट का बता दें। अच्छा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट याद रखें, दुनिया में कभी 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 कोई रियासत ऐसी नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती। जहां मजबूत तरीन डेमोक्रेसीज हैं वहां भी एस्टैब्लिशमेंट होती है। कहते हैं व्हील्स विदिन व्हील्स। मैं अपने घर की एस्टैब्लिशमेंट हूं। माई वाइफ हैपन्स टू बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माई हाउस। वाह, जबरदस्त। कल मेरा बड़ा बेटा होगा, ये जबरदस्त। होता है। जबरदस्त।
जबरदस्त। जिस्म की इस्टेब्लिशमेंट है, वो Brain। हार्ट है या वो आपका स्पाइन है, ब्रेन है, हाँ जी। हाँ या आप, ठीक है ना। तो कोई घर नहीं बगैर इस्टेब्लिशमेंट के, कोई शहर नहीं चलता, कोई मोहल्ला। मैं गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ, यहाँ भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। वेरी वेल हम एक्सप्लेन्ड, चूंकि वेरी वेल चवल से एक्सप्लेन्ड। लोग हैं, मारते रहते हैं,